ठीक है, अब बात बंद कर लो। क्या पढ़े थे हम लोग? इंटरनल रेजिस्टेंस। शांत हो जाइए। लास्ट टॉपिक हमने इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ा था। क्वेश्चन दिए थे, ठीक है, चलो क्वेश्चन ही कर रहे हैं। जो टॉपिक पढ़े थे उसी पे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। फॉर्मूला एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने पढ़ा था EMF इज इक्वल टू आई आर प्लस आर, यही आया था। यहाँ से I की वैल्यू ये आई थी, एंड EMF क्या V प्लस V डैश था। V एक्सटर्नल के लिए और ये यहीं से निकल के ही आया था, ठीक है। यहाँ से हम डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बस बाकी फार्मूले को लिख नहीं रहे हैं। आप यहाँ से स्मॉल r, V डैश, I, E किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हो जो तुम्हें जिस टर्म में क्वेश्चन गिवन होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला मेन तो यही है, एक ए और एक ए याद रखना है। बाकी से इन्हीं से फॉर्मूला हेल्प से ही बनेगा। बाकी क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या दिए थे? एक ही क्वेश्चन दिया था, ठीक है, 2 क्वेश्चन दिए थे। क्वेश्चन पे ही आते हैं। क्वेश्चन हुआ है जो दिए हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? एक सेकेंड, बोलो पहला क्वेश्चन। फॉर ड्राइविंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर, ये तो हो ही गया था, तो यहीं बता दिए थे। क्वेश्चन था फॉर ड्राइविंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर। करंट कितने का था? 3 एम्पियर का। कितने टाइम तक ड्राइव किया गया है करंट को? 5 मिनट। मतलब कितना हो जाएगा? बात नहीं, शांत रहो, पीछे। फिर हमसे बोला है क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रिक सर्किट में 900 जूल का वर्क किया गया है इतना करंट प्रोवाइड करने के लिए। मतलब वर्क डन कितना किया गया है? 900 जूल। तो हमसे पूछा है फाइंड द EMF। तो EMF मतलब सेल का EMF निकालेंगे तो वर्क डन अपॉन चार्ज होगा। चार्ज हमें पता है? नहीं। तो क्या I और T पता है? चार्ज निकल जाएगा। तो पहले कहीं पे चार्ज निकाल लेते हैं। देन Q इज इक्वल टू I इंटू क्या होता है? I की वैल्यू है 3 और T है 300। क्या हो जाएगा? 900 कूलम। क्या यही चार्ज होगा? चार्ज की वैल्यू 900 कूलम। EMF हमें निकालना है। वर्क डन दिया है 900 जूल और चार्ज हो गया 900 कूलम। क्या EMF 1 वोल्ट आएगा? यही आया है 1 वोल्ट। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया था? वोल्ट मीटर वाला था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा जो होमवर्क दिया था, फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब वोल्ट मीटर हैव अ रेजिस्टेंस 998 ओम। अच्छा, ये जो रेजिस्टेंस दिया है वोल्ट मीटर का है, तो क्या एक्सटर्नल होगा? ये 998 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट। कितने सेल के EMF से कनेक्ट किया गया है? 2 वोल्ट, और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दिया गया है? 2 ओम दिया गया है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, बात नहीं, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्ट मीटर, ठीक है। फिर बोला है कॉमा देके दैट अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सेल एंड परसेंटेज एरर इन द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। ठीक है, अभी छोड़ो परसेंटेज एरर इन द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर, वो छोड़ते हैं। पहले हमसे पूछा है क्वेश्चन में फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्ट मीटर।
बताओ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वोल्ट मीटर हम आएंगे तो क्या हमें पोटेंशियल वोल्ट मीटर क्या, तो वोल्ट मीटर में तो एक्सटर्नल हो गया ना, तो क्या आई इंटू आर होता है, क्या यही होगा पोटेंशियल का फॉर्मूला। बट दिक्कत ये है कि सर आई नहीं पता है, तो क्या हमें ई आर और आर पता है, तो क्या इस फॉर्मूले के हेल्प से आई निकाल सकते हैं, तो आई निकाल लो, निकाल के यहाँ रख दो, भी मिल जाएगा। आई की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, ई अपॉन आर प्लस आर, और इनटू में क्या है आर, रख दो सारी वैल्यू। ईएमएफ कितना है 2, कैपिटल आर कितना है 998, स्मॉल आर कितना है 2 ओम, और एक्सटर्नल फिर कितना है 998, यही है ना। सॉल्व कर दो, ये नीचे 1000 हो जाएगा, और इनटू में कितना चल रहा है 998, मल्टीप्लाई कर दो और 1000 से डिवाइड करना या 10 टू दी पावर में ऊपर ले जाके रख दो, ठीक है। कितना आ रहा है आंसर इसका, कितना 1.996 दो बार है ये, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, इसी क्वेश्चन में आओ। क्वेश्चन में हमसे बोला है that across the terminal of the cell and percentage error in the reading of the voltmeter, वोल्टमीटर में पोटेंशियल डिफरेंस उसके क्रॉस हमें दिखेगा कितना 1.996 वोल्ट का। अच्छा एक्चुअल में ईएमएफ जो देखो ध्यान से क्वेश्चन में देखो, ईएमएफ जो लगा हुआ है वो कितने का है 2 वोल्ट का है, 2 वोल्ट का है, और हमें दिखाई कितने का दिया 1.99, तो क्या कुछ चेंजेस है ना, तो कितना चेंज है निकाल सकते हो। अरे भाई चेंज है 2 वोल्ट का हमने बैटरी लगाया और पोटेंशियल डिफरेंस दिखा कितना 1.996, तो जाहिर सी बात है परसेंटेज में कुछ चेंज होगा, कितना परसेंट चेंज होगा, कैसे निकालेंगे, परसेंटेज चेंज निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस का, तो E माइनस भी, ये चेंज हो जाएगा, 2 में से 1.996 घट जाएगा, चेंज अपॉन इनिशियल इनटू में 100, क्या यही होता है परसेंटेज चेंज। तो E कितना है 2 माइनस 1.996 अपॉन में 2 इनटू में कितना 100, क्या अब इसको सॉल्व कर सकते हो, 2 में से घटा दीजिए किसको 1.996 को, कितना आ जाएगा 0. कितना 24 अपॉन में, तो ये कट जाएगा इससे 0.002 होगा, और मल्टीप्लाई होगा तो 2 प्लेस पे चला जाएगा, क्या 0.2 होगा परसेंट, इतना परसेंट का चेंज हुआ है, ज़्यादा तो हुआ नहीं है, 1.996 दिखाई दे रहा है। नोट कर लीजिए, फॉर्मूला यही है, जो है यही फॉर्मूला यूज होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन है इन द सर्किट shown in a figure the voltmeter read the voltmeter read 1.5 volt, 1.5 volt when the key is open, when the key is open, ठीक है। when the key is closed, यहाँ फुल स्टॉप है, when the key is closed, जब की को क्लोज किया गया, the voltmeter read कितना 1.35 वोल्ट, and ammeter read
अमीटर कितना रीड कर रहा है? 1.5 एम्पियर। फाइंड द ईएमएफ, find the EMF and the internal resistance of cell। दो चीज निकालना है। फिगर दिया है, फिगर बना दे रहे हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है आपको, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। फिगर ये है, बना लीजिएगा। क्यों भाई, बात बंद नहीं हो पा रहा इधर? तब से सुनाई दे रहा है, बात 4 बार बोल चुके हैं। यहाँ पे की है, ये अमीटर है, वोल्टमीटर है, सेल है, और उसका रेजिस्टेंस हमें निकालना है, ईएमएफ निकालना है, और ये आर है। इतनी चीज़ें गिवन है, क्वेश्चन ये है। जल्दी बताइए आंसर इसका। बताओ, हो जाएगा? क्वेश्चन में बोला है कि एक सर्किट है जिसमें वोल्टमीटर 1.5 वोल्ट रीड कर रहा है। कब? जब सर्किट का की ओपन है। फिर बोला है व्हेन द की इज क्लोज, जब की को क्लोज किया गया तो वोल्टमीटर ने रीड किया 1.35 वोल्ट और करंट रीड किया मीटर 1.5 एम्पियर। तो ईएमएफ कितना होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? जल्दी बताओ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, बस कॉन्सेप्ट लगाना है कि क्लोज होता है सर्किट तो क्या वर्क करेगा, ओपन होगा तो क्या वर्क करेगा। जल्दी करिए, हम दूसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं। बोलो भाई, आया कितना? क्या कर रहे हो? ईएमएफ 2 पॉइंट इतना आ रहा है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूं? इतना पढ़ाने के बाद से ईएमएफ बोल रहे हो इतना आ रहा है। भाई सुनो, 50 बार बोला गया है ईएमएफ होता है मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ द सेल। एक बात देखो कि सर्किट में बोला गया है कि वोल्टमीटर रीड कर रहा है 1.5 वोल्ट जब की क्या है? तो जब की ओपन है तो सेल कनेक्ट है क्या? नहीं भाई, की ओपन है, करंट जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब सेल बेकाम का है, रखा गया है। तो उस केस में उसका ईएमएफ जो होगा वही तो मैक्सिमम होगा। मतलब ईएमएफ दिया है 1.5 वोल्ट, निकालना क्या है? यही आंसर है। जब ओपन होता है सर्किट तो वही उसका ईएमएफ होता है। अब जब क्लोज कर देंगे, अनदर केस में अब इसको हम जोड़ दिए वायर से, फिर बोला है व्हेन द की इज क्लोज द वोल्टमीटर। अब क्या वोल्टमीटर सेल का ईएमएफ उतना ही पड़ेगा जितना पहले था? नहीं, क्योंकि अब रेजिस्टेंस आ गया, करंट जाएगा तो ड्रॉप करेगा, तो ड्रॉप करेगा तो कितना पोटेंशियल पड़ेगा? 1.35 वोल्ट। वो पढ़ रहा है, उसने उतना बोला कि रीड किया इतना। देन अमीटर ने कितना करंट रीड किया? 1.5 एम्पियर। तो अब क्या करना है भाई? भी है ये क्या बन गया? अब ईएमएफ मिल गया है तो अगला क्या मिलेगा? भी मिलेगा। और करंट कितना जा रहा है सर्किट में? बोलो भाई, 1.5। अब क्या निकालना है? क्या निकालना है? ई तो निकल गया है, बचा क्या? आर, स्मॉल आर, यही तो निकालना है।
देन बताओ क्या कौन सा फार्मूला लगाएं? आर निकालने का फॉर्मूला बताओ जिसमें ये सारी इन तीन चीजों के हेल्प से निकालें। E माइनस भी अपॉन आई लगा दें। E की वैल्यू कितनी है? V की वैल्यू और I है 1 पॉइंट। सॉल्व कर लोगे? कर लीजिए। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो छोटा ही आएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस 0 पॉइंट समथिंग ही जाएगा, हमेशा स्मॉल रहेगा इंटरनल रेजिस्टेंस। आ गया? कितना आया? 0.1। यही है आंसर, 0.1 ओम। इतना बड़ा क्वेश्चन लिखो और आंसर एक लाइन में आ रहा है, मगर क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा, क्योंकि इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिया। कहीं पे साइड में लिख सकते हैं कि जब सर्किट ओपन होता है तो जो सेल का पोटेंशियल होगा वही उसका क्या कहलाएगा? ईएमएफ। जब सर्किट क्लोज हो जाएगा तो उस केस में पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोले, अ ड्राई सेल of EMF 1.6 volt and internal resistance 0.10 ohm and R मतलब internal resistance is 0.10 ohm is connected to a resistance capital R ohm. The current drawn from the cell 2.0 ampere. Find voltage drop across R. पहला क्वेश्चन है। दूसरा लिखिएगा। A battery of EMF E and internal resistance R give a current 0.5 ampere with an external resistance कितना है? of 12 ohm and current of 0.25 ampere with an external resistance 25 ओम 25। क्या फाइंड करना है? फाइंड फर्स्ट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, दूसरा ईएमएफ ऑफ द सेल,
जल्दी बताइए। आ गया पहले का आंसर। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया है, एकदम आसान सा है। इसका आंसर किसी का आया? हाँ हाँ, 1.4 वोल्ट। बाकी उसका सॉल्व करो। दो केसेस दिए हैं, उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, दो इक्वेशन बनेंगे। दो इक्वेशन है और दो अननोन क्वांटिटी है, पढ़ के देख लो। इसका आंसर सही है 1.4 वोल्ट। वोल्टेज ड्रॉप निकालना है क्रॉस द रेजिस्टेंस आर, और सिंपल सी वैल्यू सारी गिवन है। ईएमएफ दिया है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है और करंट दिया है, ठीक है। और रेजिस्टेंस कितने ओम से कनेक्टेड है, आर उसकी वैल्यू नहीं गिवन थी, आर की वैल्यू नहीं गिवन है, उससे कोई मतलब भी नहीं है। निकला ये आंसर मिला। ईएमएफ इज इक्वल टू क्या भी प्लस भी डैश होता है? बताओ, भी की वैल्यू निकाल लोगे, भी क्या यही भी एक्सटर्नल के क्रॉस पोटेंशियल होता है? अक्रॉस, देखो ध्यान से क्या लिखा है, फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस आर। तो ये आर क्या एक्सटर्नल है ना, तो इसके अक्रॉस भी यही तो होगा, तो इसको इधर भेज दो, तो ई माइनस कितना हो जाएगा, देन भी इज इक्वल टू ई माइनस, और भी डैश कितना होता है, खत्म। ईएमएफ कितना दिया है, आई कितना दिया है, और आर कितना दिया है। क्या नहीं आ रहा है? इज इक्वल टू भी प्लस भी डैश, जो फॉर्मूला बताया गया सेम वही फॉर्मूला लगा, उसमें बनाओ। क्या हो रहा है? बहुत हंसी आ रही है तुम्हें। कॉपी लेके आना इधर, लेके आओ। तुम ही से बोल रहे हैं, नाम नहीं पता है मुझे, मगर तुम्हें कई बार मैं देख चुका हूँ। इसका आंसर मिला किसी को? कॉपी लेके आओ, तुम्हारे बगल में जो बैठा है। ईएमएफ बैटरी का ई है और रेजिस्टेंस कितना है, आर है। ये चेंज हो सकता है क्या? ये थोड़े चेंज होगा। अरे बैटरी का ईएमएफ, रुक जाना एक सेकंड, अभी जो लिखवा रहे हैं दिखाओ। ये क्वेश्चन कर दिए अभी तक, कब लिखोगे? कब? समझ में नहीं आता है? बैठ के, तुमको पहले कौन बोला है वहां बैठने के लिए? यही चाह रहे थे। बैग लेके आओ पहले, यहाँ पे एकदम आगे बैठो, इधर चलो। पचास बार बोलने पे बच्चों वाली हरकतें खत्म ही नहीं होती हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल निकालना है और ईएमएफ, दोनों वैल्यू सर्किट में जो चीज़ गिवन है वो देखो क्या है। ये अगर हम कोई सर्किट बनाते हैं, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये हमारा सेल है और ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तुम खुद देख लो, ये वैल्यू है। हम चेंज क्या कर रहे हैं? बोला है बैटरी ऑफ ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर गिव अ करंट 0.5 एम्पियर। पहले वाले केस में करंट कितना दे रहा है? 0.5। जब कितने का रेजिस्टेंस लगाया है? 12 ओम का। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ही तो इसको चेंज करेगी, ये थोड़े चेंज हो रहे हैं। तो ई और आर सेम रहेंगे, तो क्या एक इक्वेशन बन जाएगा। और दूसरे वाले केस में करंट अब कितना जा रहा है?
करंट चेंज हो गया कितना 0.25 और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है 25 ओम। तो क्या अब एक और इक्वेशन बन जाएगा, दो इक्वेशन बनेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, जिसमें ई आर की वैल्यू चेंज नहीं होगी वही निकालना है। सॉल्व करो जल्दी, इक्वेशन बनाओ, दो इक्वेशन बना के बताओ कितना आ रहा है। आंसर इसका हम बताए हैं शायद अभी, और नहीं बताएं तो बता दे रहे हैं। 6.5 वोल्ट आ रहा है, देखो किसका आ रहा है 6.5 वोल्ट। सिक्स 6.5 वोल्ट ईएमएफ है, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी आ रहा है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है 1 ओम। ईएमएफ का फॉर्मूला कितना होता है बोलो भाई। आई ब्रैकेट में आर प्लस होता है। चलो इसी के हेल्प से सॉल्व करते हैं। E इज इक्वल टू पहला ईएमएफ आई दिया है, पहले वाले इक्वेशन में देखो करंट कितना है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस उस केस में कितना है। क्या इंटरनल रेजिस्टेंस पता है? नहीं। एक इक्वेशन बन जाएगा। आओ दूसरा इक्वेशन बनाते हैं। दूसरे इक्वेशन में आओ बताओ, ईएमएफ तो अभी भी ई रहेगा, मगर क्या करंट अब उतना है? नहीं। कितना हो गया 0.25, ठीक है। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना हो गया 25 प्लस आर। क्या ये दो इक्वेशन बन गया? यही दो इक्वेशन मैं तब से बोल रहा हूँ, इन्हीं को सॉल्व करना है। अब सर कैसे सॉल्व करेंगे? डिवाइड कर दीजिए, ई से ई कट जाएगा, इधर का आर मिल जाएगा, और आर मिल गया तो किसी भी वैल्यू में उठा के पुट कर दो, ई मिल जाएगा। दो इक्वेशन है, दो अननोन क्वांटिटी है। दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया, E अपॉन ई इधर चलेगा 0.25 25 प्लस आर अपॉन इधर चलेगा 0.5 और कितना 25 प्लस आर। ऊपर नीचे ऐसा करते हैं ना, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा अगर आपको, अच्छा एक सेकेंड रुको, चेंज कर देते हैं। अब ये है 12 और ये है ठीक है, सही है ना। दोनों में ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ऊपर क्या हो जाएगा 50। अरे ये पॉइंट हट जाएगा एक जीरो से, और एक जीरो लग जाएगा तो कितना आ जाएगा 50, और यहाँ पे दो जीरो हट जाएंगे, पॉइंट हट जाएगा, तो 25 से कितनी बार में 2, ई से ई कैंसिल, तो यहाँ बचा कितना 1 और ऊपर बचा है 2। 12 का 2 में मल्टीप्लाई करो भाई, 24 प्लस 2r, और ये इधर चला गया तो कितना हो गया 25 प्लस ये इधर भेज दें तो 25 माइनस 24, और r इधर भेज दें तो 2r माइनस r, तो 1। क्या इंटरनल रेजिस्टेंस मिल गया? निकाल के किसी में पुट कर दो, पहले में या दूसरे में। आओ पुट करते हैं। E इज इक्वल टू 0.5 12 और इसकी जगह पे 1, देन E इज इक्वल टू 0.5 को क्या 1/2 लिख सकते हो। 12 और 1 कितना होगा 13, 13.5 मतलब 6.5 वोल्ट। यही बोल रहे थे तब से, दो इक्वेशन बनाना है। क्वेश्चन पढ़ोगे समझोगे तब ना, बैठ के बात कर रहे हो, जो नहीं चाहते हैं वही करवाते हो। दो क्वेश्चन करेंगे और ये हटा दें। अब क्वेश्चन है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल, पोटेंशियल डिफरेंस across the terminal of a cell where measured
were measured against a different current flow through या flowing through लिखना, flowing through the cell, flowing through the cell। अब इसके लिए ग्राफ दिया है, a graph was drawn which was straight line, which was straight line, ठीक है, which was straight line ABC, उस स्ट्रेट लाइन का नाम है, as shown in a figure। मैं डायरेक्ट चाहता तो ग्राफ दे के पूछ लेता, मगर आपको स्टेटमेंट समझना चाहिए कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में। shown in a figure, determine from the graph। अब क्वेश्चन में आगे बोला है डिटरमाइन फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से ही डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन फ्रॉम अ ग्राफ। और ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, समझना बस है। ये ग्राफ है, किसके किसके बीच में दिया है, V और I, ठीक है। बनाते हैं ग्राफ, ये 0 है, फिर 0.4 है, फिर ऐसे करके चल रहा है, 0.8 है, फिर 0.12 है, फिर 0.12 कैसे, 8 के वजह से 1.2 होगा ना, 4 बढ़ रहा है ना, 0.4 तो 1.2, फिर 1.6, फिर 1.2.0, यही होगा ना, ऐसे चल रहा है। और इधर क्या चल रहा है, 0.04, फिर आगे है 0.12, और फिर आगे है 0.20 एंड लास्ट है 0.28। देख रहे हो, ये 8 बढ़ रहा है 0.08 में। अब ग्राफ कैसे बना है, तो सर यहाँ से निकला है ग्राफ, यहाँ से निकला है यूँ, और यहाँ से डार्क हो गया, ये डैश डैश है, समझना। ग्राफ यहीं से स्टार्ट कर लो 1.2 से, और जाके गिरेगा ये इस पे, ठीक है। मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ है, और थोड़ी सी चीज़ें ऐसे बनाना, यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, और ये वैसे है, समझ गए हो ना। ये लाइन ऐसे डैश डैश है, देखो ग्राफ यहीं से स्टार्ट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये कौन सा है, सी है, ठीक है। यही 3 लाइन है। ये लाइन स्टार्ट है 1.6 से, बट हमें पॉइंट ए बी सी से ही कैलकुलेशन करना है, तो ए बी सी ही देखना है। ये भी है, और नीचे वाला जो ये ग्राफ दिख रहा है, ये क्या है, हमारा आई है, भी और आई, इन्हीं के बीच में ग्राफ दिया है। अब कैलकुलेट क्या करना है, लिखिएगा। पहला, ईएमएफ ऑफ द सेल, दूसरा मैक्सिमम करंट, और तीसरा इंटरनल रेजिस्टेंस। सब आसान है, देख के फिगर सब बताया जा सकता है। ये लाइन ऐसे है, देख लेना भाई, स्ट्रेट एकदम। कहाँ से स्टार्ट है, 1.6 से, और कहाँ पे जाके गिर जा रहा है, 0.28 पे। जल्दी बताइए, समय आपको देते हैं 1 मिनट का, आंसर बताइए।
आया, बन गया, फिगर बन गया। ईएमएफ क्या हो सकता है, तुम सोचो ईएमएफ क्या होता है? सेल का मैक्सिमम पोटेंशियल, क्या वही होता है? जब वो सर्किट में क्लोज होगा तो क्या पोटेंशियल का ड्रॉप होगा ना। तो यहाँ पे क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है कि सर्किट में कनेक्ट होने से पहले उसका मैक्सिमम पोटेंशियल कितना रहा था, तब ना धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हुआ है, पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है। तो मैक्सिमम जितना रहा है वही उसका ईएमएफ है। तो पहले का आंसर कितना होगा? 1.6 वोल्ट। क्यों? क्योंकि वही मैक्सिमम है, उसके ऊपर थोड़े गया है ग्राफ, इस पे से स्टार्ट होता तो वो हो जाता। अब दूसरा क्या बोला? मैक्सिमम करंट। देखो ध्यान से, करंट नीचे क्या बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, कहाँ पे मैक्सिमम है? तो बस खत्म, 0.28। क्या अब इसमें हम बताएं? और इंटरनल रेजिस्टेंस, अब दो चीज़ मिल गया है तो इंटरनल रेजिस्टेंस मिल ही जाएगा भाई। E इज इक्वल टू आई इंटू आर लगा दो। क्यों सर ये लगा रहे हैं? इसमें तो कैपिटल आर भी होता है, क्या कैपिटल आर दिया है? नहीं, तो केवल सेल की बात किया तो उसका ही केवल रेजिस्टेंस लिया जाएगा। जैसे सर ये फॉर्मूला होता है R प्लस आर का, तो आपने इसको क्या लिया है भाई? 0। तो कितना बन जाएगा फॉर्मूला? आई आर, देन स्मॉल आर की वैल्यू कितनी होगी? ई अपॉन आई। ई कितना है? 1.6। और आई कितना है? रख दीजिए, निकल जाएगा। 1.6 अपॉन 0.28 डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। आ जाएगा। लास्ट इसका एक क्वेश्चन कर लो, होमवर्क बाकी टॉपिक्स पे और दे देंगे, बाकी हम आगे चलते हैं कॉम्बिनेशन पे। एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बतानी है, वो लिख के तब कॉम्बिनेशन पे चलेंगे। क्वेश्चन क्या है सुनिएगा। एक सर्किट दिया है, ऐसे सर्किट तुम पढ़ चुके हो। और ये है 1 वोल्ट का बैटरी और 2/3 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये वैसे कनेक्टेड है। ठीक है, ये सब एक एक ओम के हैं, मैं ओम नहीं लिख रहा हूँ, सब समझ जाना कितने ओम के हैं, एक एक ओम के हैं। ठीक है, ए है, इस टर्मिनल का नाम बी है, और इसका सी है, और इसका डी है। ठीक है, हमसे पूछा है फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। आई की वैल्यू निकालनी है, जल्दी बताइए। इस सेल से करंट जो निकलेगा कितना? आई। उसने हमसे यही पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आ गया? जल्दी बताओ, आंसर अब हम बताएंगे नहीं, आप खुद बताइए। कितना आ रहा है? 1। ठीक है, 1 सही है। आया भाई 1?
1 एम्पियर, यही आ रहा है ना। सुनिएगा, आप इस सर्किट को तो सॉल्व कर सकते हो। देखो, अगर सर्किट को सॉल्व करोगे तो ऊपर एक है और ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए, तो ये बन गया यूं, और आपस में फिर ये दोनों पैरेलल हैं और ये बन गया यूं। इसके नीचे एक और है, ऐसे इसको जोड़ देते हैं, यही होगा ना। और यहाँ से हमें सेल दिया गया है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इसको तो सॉल्व कर ही लोगे। एक है पैरेलल है ना, तो कितना हो जाएगा 1/2, 1/2, और ये ऊपर 1 चल ही रहा है और ये 2/3 है। बताओ, तो ये हो गया 1/2, 1/2 कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, आधा मिलके एक, तो सब हटा के एक बना देते हैं, मतलब ये सब खत्म। और कितने का रेजिस्टेंस हो गया, एक पैरेलल है ना, तो कितना हो जाएगा, क्या 1/3 आएगा, हाँ एक्सटर्नल। अब इस सब को हटा दो, ये और एक रेजिस्टेंस कितने का 1/3। करंट कितना निकल रहा है आई, और ये पोटेंशियल कितने वोल्ट का दिया है 1 वोल्ट। अच्छा 1/3 और ये 2/3, ये दोनों अलग है, ये कैपिटल आर है और ये कौन सा है स्मॉल आर। हमें आई निकालना है, देन आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर होता है क्या। ईएमएफ कितना दिया है बैटरी का 1, कैपिटल आर कितना निकाला है आपने, और ये कितना दिया है, तो कितना 3/3 1 ही होगा, 1 से 1 मतलब आंसर कितना आएगा 1 एम्पियर। समझ गए हो ना। अरे बेस सेम है तो नीचे 3 और ऊपर 2 1 3, 3 से 3 कट गया, 1/1 आंसर 1। चलिए हेडिंग डालते हैं। एक टॉपिक है छोटा सा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पे आ रहे हैं, बट एक छोटा सा टॉपिक है, ग्राफ देखते हैं कुछ, जैसे वी एंड आर में, ई एंड आर में क्या ग्राफ बनता है। पहले ग्राफ देख लें, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पे आते हैं। हटाएं, सुनिए, मैं आपसे बोलूं ग्राफ वर्सेस, नोट डाल के लिखिएगा, ग्राफ ई वर्सेस किसमें, आर में। ई ईएमएफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ई वर्सेस आर। थोड़ा बताइएगा, हम ईएमएफ और आर में ले रहे हैं ग्राफ। ये ग्राफ कुछ यूँ बनेगा, आर ले लेते हैं एक्स एक्सिस पे और ई को ले लेते हैं वाई एक्सिस पे। ईएमएफ क्या होता है, क्या ईएमएफ को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से लेना देना होता है। हाँ, अगर सर्किट क्लोज है तो, सर्किट क्लोज नहीं है तो कुछ लेना देना होगा नहीं। तो हम लिखते हैं ई वर्सेस आर का ग्राफ अगर बनाएं तो क्या, अगर पोटेंशियल 1.5 है तो क्या वो 1.5 ही रहेगा, चेंज होगा क्या, नहीं। सर्किट में अगर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं, तो ई वर्सेस आर का ग्राफ कुछ स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो पहला ग्राफ यही होगा, व्हेन सर्किट इज ओपन, ठीक है। अब थोड़ा आना भी वर्सेस आर में, यही दो ग्राफ मेन होते हैं, बाकी और तो कोई है नहीं। वी वर्सेस आर में बताओ, V इज इक्वल टू कितना होता है, आई आर होता है। अच्छा सर, आई कितना होता है, ई अपॉन आर प्लस आर होता है क्या, और इनटू में क्या है आर। क्या ये रिलेशन बनेगा। हमें ग्राफ किसके किसके बीच में बनाना है, भी और आर के, तो हम बना लेते हैं पहले ये है भी और ये है आर। अब देखो थोड़ा ध्यान से सुनो, भी और आर के बीच में ग्राफ बनाना है तो पहले हम कंडीशन लेते हैं। पहले आर को लेते हैं 0, आर को कहाँ से स्टार्ट करेंगे 0। आर जब 0 होगा तो भी क्या होगा, अरे इसमें पुट करके देखो, आर 0 होगा तो क्या भी 0 हो जाएगा,
क्योंकि ये पूरा टर्म 0 हो गया। समझ गए? अच्छा, कैपिटल आर अब कितना हो सकता है? भाई हमें तो कुछ भी ले सकते हो, मगर हमें कंडीशन में है कैपिटल आर में भी हो सकता है किसके इक्वल? स्मॉल आर के इक्वल भी तो हो सकता है। अरे कैपिटल आर कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि जो स्मॉल आर के इक्वल भी हो जाए। ज़्यादा तो जितना मन करे उतना ले लो, उससे नहीं मतलब है, इनफाइनाइट अभी वो भी केस लेंगे, मगर कम में कितना हो सकता है? 0, और 0 से थोड़ा सा अगर बड़ा होगा तो किसके बराबर हो सकता है? इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो सकता है क्या? तो हमने मान लिया इसके बराबर। अब बताओ क्या हो जाएगा? ये हो गया आर आर 2r, और ऊपर आर कट गया तो कितना बचा? E/2, मतलब पोटेंशियल कितना हो जाएगा? समझे हो? अरे भाई देखो, V इज इक्वल टू ऊपर कितना चल रहा है E, और नीचे R भी स्मॉल r हो गया, तो R कितना हो गया? और कैपिटल R ही स्मॉल r के इक्वल है, तो R से R कट गया तो कितना बचा? तो क्या डायरेक्ट लिख दें E/2? और मैक्सिमम कितना हो सकता है? इनफाइनाइट। सर मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम तो कुछ भी ले सकते हो, तो मान लेते हैं इनफाइनाइट। थोड़ा ध्यान से देखो, अब इनफाइनाइट पे सर कैसे सॉल्व करेंगे तो मैं बताता हूँ। देखो इस चीज़ को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या? E/1 + R/R। बताना क्या लिख सकता हूँ क्या? ये जो चीज़ लिखा है क्या ऐसे लिख सकता हूँ? अरे भाई ये जो R ऊपर है वो क्या डिनोमिनेटर में ही रहा होगा तभी ना ऊपर गया है? कहाँ रहा होगा? डिनोमिनेटर में, इसके नीचे। तो इसके नीचे अगर ये रहा होगा तो क्या एक बार R इसको दे दें तो R/R कितना हो जाएगा? और एक बार R/ कितना हो जाएगा? कैपिटल R। समझ गए? मतलब इसी चीज़ को क्या ऐसे लिखा जा सकता है? यस। अब इनफाइनाइट लेके देखो, कहानी समझ में आएगी। अगर हम R की वैल्यू को इनफाइनाइट करते हैं तो स्मॉल r/ इनफाइनाइट, और कोई भी नंबर अपॉन इनफाइनाइट क्या 0 हो जाता है? तो क्या ये 0 हो गया? ये क्या है? 1, तो 1 + 0 1 ही होगा, और भी किसके इक्वल हो जाएगा? तो E के। समझ गए हो? अब ग्राफ कैसे बन रहा है अब तुम्हें खुद समझ में आया होगा। देखो R की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ा रहे हो, एक बार 0 से R से कहाँ? इनफाइनाइट। उस केस में भी की वैल्यू कितनी हो रही है? 0 से E/2 से कहाँ जा रही है? तो अब एक बात बताओ, R इनफाइनाइट तक जाएगा तब पोटेंशियल ड्रॉप किसके बराबर पहुंचेगा? E के बराबर। समझ रहे हो? तुम खुद सोचो, जैसे मान लो ये सेल है, इस सेल का EMF 2 वोल्ट है, बस ऐसे समझो 2 वोल्ट है, और मैं इसको रेजिस्टेंस से जोड़ रहा हूँ। जोड़ दिया, तो मैं जब रेजिस्टेंस से जोड़ा तो क्या इसका पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा? होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस का काम है पोटेंशियल का ड्रॉप कराना। अगर मैं इससे नहीं जोड़ता तो क्या पोटेंशियल ड्रॉप होता? नहीं। अगर रेजिस्टेंस 0 है तो पोटेंशियल ड्रॉप भी क्या होगा? अब मान लो रेजिस्टेंस में लाया, मगर इतना लाया कि बहुत छोटी वैल्यू है, और वो किसके बराबर है? स्मॉल r, मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है उसी के बराबर है। तो उस केस में इससे कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? जितना EMF होगा उसका आधा। तो EMF अगर 2 था तो अब पोटेंशियल ड्रॉप कितने का हो जाएगा? 1 वोल्ट। मतलब अब सेल के पास कितना पोटेंशियल बस बच गया? 1 वोल्ट का। समझ गए हो? फिर और रेजिस्टेंस बढ़ाओ, रेजिस्टेंस और बढ़ाओगे तो क्या पोटेंशियल और ड्रॉप होगा? रेजिस्टेंस और बढ़ाओ, पोटेंशियल और ड्रॉप होगा। बढ़ाते बढ़ाते एक बार इतना बढ़ा दिया कि किसके बराबर पहुंच गया? इनफाइनाइट। तो पोटेंशियल अब किसके बराबर ड्रॉप हो जाएगा? जितना सेल का था। क्या पूरा EMF इसका खत्म हो जाएगा? 2 वोल्ट। अब इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, क्योंकि भाई मैक्सिमम तो इस सेल का 2 वोल्ट EMF ही था। समझ गया ना इतनी बात? तो अब ग्राफ कैसे बनेगा? तो ग्राफ हम बनाएंगे तो क्या ग्राफ देखो ऐसे निकलेगा। 0, ये बढ़ा रहे हो, ये इनफाइनाइट तक जा रहे हो, और ये भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो क्या ऐसे ग्राफ बनेगा? क्या ऐसे ही बनेगा? समझ गए ना? अरे पहले R क्या रखे हो? 0, फिर कितना हुआ? स्मॉल r के इक्वल, सपोज करो यहाँ पे
तो स्मॉल आर यहाँ पे रहा होगा, तो इस केस में ईएमएफ कितना हो गया, E/2, और फिर बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक ले गए, इनफाइनाइट। तो क्या ये लाइन कांस्टेंट हो गया, मतलब क्या ये वाली लाइन जो दिखाई दे रही है क्या ये ईएमएफ हो जाएगा, क्या समझ रहे हो? ये पोटेंशियल ऐसे बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कहाँ तक पहुँच सकता है, ईएमएफ तक। इससे ऊपर जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि सेल का ईएमएफ ही मैक्सिमम होता है, तो इससे ऊपर थोड़े ड्रॉप करा पाएंगे, वही मैक्सिमम है। यहाँ से लाइन स्ट्रेट दिखाई देने लगी। तो ये फिगर बनाओ, उसका कॉन्सेप्ट बस यही समझना था, ये तो आसान था। सर्किट ओपन होगा तो जितना ईएमएफ दिखेगा वो स्ट्रेट लाइन ही दिखेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जल्दी करिए इसको। बन गया? हेडिंग डालिएगा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। क्यों सेल का कॉम्बिनेशन जरूरी है, बोलो भाई, क्यों जरूरी है? हटा दें, जल्दी करो। सेल का कॉम्बिनेशन क्यों जरूरी है? जैसे हम ऐसे बता रहे हैं आपको, तुम खुद सोचो, मान लो अभी एक आपका घर है, या यही अभी यहीं की बात देख लो, इंस्टीट्यूट की देख लो। आपने देखा होगा आपके बगल में ही वो इन्वर्टर रखे हैं, और आपने इन्वर्टर्स में देखे होंगे कि बैटरी लगी हुई है, 4 3 जो भी है, 4 5 बैटरी लगी हुई है, ठीक है। मगर सारी बैटरी क्या अलग अलग इन्वर्टर से लगी हुई है? मोस्टली, क्योंकि अब मोस्टली टाइम में आप देखते हो कि एक घर में यूज़ होने वाले मैक्सिमम कितना हो सकता है भाई, 2 बैटरी यूज कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, यही होता है। मगर मान लो अभी तुम किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे जनरेटर नहीं है, सपोज दैट जनरेटर नहीं है, तेल नहीं मिल पाएगा वहाँ पे, जनरेटर है बट ऑयल नहीं है, तो लोग क्या करेंगे, वहाँ पे बैटरी लगाएंगे। अब या तो सोलर सेल से चले और या तो इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज हो। तो उसके लिए क्या करना होगा उनको, घर में कम से कम 10 बैटरी लगा दिया। अब वो 10 बैटरी से एसी भी चला सकते हैं, बस डिपेंड करता है बैटरी का पावर कितना है। तो अब बैटरी से क्या करना होगा उनको, एक एक बैटरी से वो एक एक चीज़ नहीं चलाएंगे। जैसे अभी इसमें क्या है, लोड डिवाइड किया गया है। यहाँ पे जो इन्वर्टर रखा गया है, एक बैटरी से 2 रूम का कनेक्शन है, एक बैटरी से 2 रूम का कनेक्शन है, ऐसे करके दिया गया है। बट वहाँ पे क्या होगा, सारी बैटरी को एक साथ रखेंगे और सबको जोड़ देंगे। अब उससे जो करंट मिलेगा पूरे घर में यूटिलाइज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, जो करंट हमें पहले कमज़ोर मिल रहा था, क्या वो करंट मजबूत हो जाएगा? अरे हमें अगर ज़्यादा करंट चाहिए होगा, जैसे मान लो सेल है, टॉर्च में तुम डालते हो तो एक सेल से अगर टॉर्च जला रहे हो, क्या धीमा जलेगा? आपने 2 3 सेल लगा दिया, क्या तेज जलने लगेगा? वही बात है, कॉम्बिनेशन का मतलब है कि हमें जहाँ पे हाई ऑर्डर के करंट की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे ज़्यादा करंट की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का, ठीक है। तो मतलब आप बोल सकते हो कि सिंगल सेल क्या प्रोवाइड करता है, फीबल करंट, मतलब कमज़ोर करंट। और अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या करेगा, तो हाई ऑर्डर का करंट देगा। जहाँ पे हमें हाई इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वहाँ पे हम सेल का कॉम्बिनेशन करेंगे, ठीक है। तो ये बात लिखवाने की तो ज़रूरत है नहीं। अब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कितने टाइप के होते हैं, तो 2 तरह के होते हैं सर। कौन कौन से, सीरीज और कौन से, पैरेलल,
ठीक है, दो तरह के कॉम्बिनेशन हमें पढ़ने हैं, सीरीज एंड पैरेलल। तो पहले सीरीज ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें हम पहला हेडिंग क्या डाल रहे हैं, सीरीज। तो सर सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल is connected to positive terminal of cell is connected to negative terminal of other cell and so on। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है कि जब पॉजिटिव टर्मिनल सेल का किससे कनेक्ट कर दिया जाए, निगेटिव टर्मिनल से किसी दूसरे सेल के, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे, तो उसको क्या बोला जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जांपल सेल हमने लिया एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ध्यान से देखिए, क्या ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये क्या हो गया, निगेटिव। क्या करना होगा, एक के निगेटिव से दूसरे का क्या कनेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव, समझ गए। फिर इसके निगेटिव से दूसरे का पॉजिटिव, क्या इसके निगेटिव से दूसरे का पॉजिटिव, कैसे कनेक्ट होता जाएगा। अब यहाँ पे तुम्हें क्या देखने को मिला, देखो हमें अगर एक सेल दिया हो तब तो वो सेल कहलाएगा, मगर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या बैटरी बन जाती है। बहुत सारे सेल का कॉम्बिनेशन अब क्या बन गया, ये बैटरी बन गई, ठीक है। तो बैटरी क्या करेगा, क्या सेल के बराबर करंट देगा, नहीं भाई, वो तो ज़्यादा देगा क्योंकि इसमें कई सारे सेल लगे हुए हैं, समझ रहे हो। जैसे मान लो, ये तो तुम्हें पता है भाई, कि हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो हम सेल का कॉम्बिनेशन कर देंगे, कम रहेगा तो हम एक ही से काम चला लेंगे। जैसे जैसे लोड बढ़ेगा हमें ज़रूरत बढ़ती जाएगी, हम कॉम्बिनेशन बनाते जाएंगे, ठीक है। तो 10 12 15 ऐसे बढ़ा देंगे, जितना ज़रूरत पड़ेगा उस हिसाब से कंबाइन होता है, ठीक। तो ये हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो किस कॉम्बिनेशन में चलाएगा, सीरीज में। अब बात ये आएगी कि सीरीज कॉम्बिनेशन जब होगा तो इसका EMF E1 है, इसका E2 है, इसका E3 है, इसका E4 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसमें R2 है, इसमें R3 है, इसमें R4 है। सब सेल एक जैसे थोड़े होंगे। मान लो तुम अलग अलग सेल खरीद के लाए हो, एक अलग है एक अलग, तो क्या सबका EMF अलग होगा, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या होगा, अलग होगा। तो हमें क्या पता करना होगा कि इक्विवेलेंट EMF कितना होगा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, समझ गए हो इतनी बात। तो हम यहाँ पे वही निकालने जा रहे हैं, क्या, इक्विवेलेंट EMF एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन सेल आर कंबाइंड इन अ सीरीज। सुनिएगा, दो सेल लेते हैं, दो से ज़्यादा नहीं, अब दो से ज़्यादा का प्रोसीजर आप समझ जाएंगे। सपोज दैट यहाँ पे एक पॉइंट है A और यहाँ पे एक पॉइंट है B, थोड़ा और दूर बनाते हैं क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी रहा होगा, ठीक है। दो सेल लेते हैं, एक का EMF कितना है E1 और दूसरे का EMF कितना है E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस और इसका R2। एक पॉइंट A है और एक बीच में ये पॉइंट B, यहीं पे जोड़ा गया है, समझ रहे हो ना। ये सेल इस सेल से जोड़ा गया B, और यहाँ पे पॉइंट क्या ले लेते हैं, C, 3 पॉइंट लेते हैं। अब बताओ अगर करंट यहाँ से निकलेगा, करंट निकलेगा तो क्या करंट यहाँ से निकलेगा, प्लस से निकलेगा, और घूमते हुए क्या करंट इसमें आएगा, तो क्या दोनों सेल में करंट सेम जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या रहता है, सेम। याद रखना वही कहानी, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है, करंट। तो करंट सेम रहना है, ठीक है। करंट यहाँ से निकलेगा और यहाँ से करंट घूमते हुए इसमें जाएगा। अच्छा सर ठीक है, करंट सेम रहेगा। आइए थोड़ा हम बात करें इसके EMF की और इसके EMF की। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, पोटेंशियल ड्रॉप अगर हमें, जैसे मान लो A से B के बीच में पोटेंशियल का ड्रॉप चाहिए, ठीक है, और B से C के बीच में पोटेंशियल का ड्रॉप चाहिए, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, पोटेंशियल ड्रॉप A से कहाँ तक,
क्या लिखा जाएगा? आर, कैपिटल आर से लेना देना भी है क्या? इसमें कैपिटल आर से लेना देना है? मैंने कैपिटल आर से जोड़ा ही नहीं है, अभी तो केवल सेल की बात कर रहे हैं ना। क्या होगा? ए से बी का पोटेंशियल कोई बताए? नहीं पता। ऐसे देखो भाई, ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है? भी प्लस होता है ना। चलो ये भी निकाल लो इधर, या भी को इधर रहने दो, इसको इधर भेज दो, तो क्या ई माइनस भी हो जाएगा क्या? अरे इस भी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ई माइनस भी होगा, ये डैश है, ये रह जाएगा ना, इसकी वैल्यू निकाल लो। अब बताओ ये कितना हो जाएगा? ई माइनस आई इंटू होगा, बस यही होगा। ए से बी तक का चाहिए, तो ईएमएफ कितना है? माइनस, करंट तो दोनों में सेम जाएगा, तो क्या I1 लिखेंगे? नहीं, मगर रेजिस्टेंस इसका कितना है? क्या एक इक्वेशन बनेगा? अब इसमें बताओ कितना होगा? E2 माइनस होगा, दो इक्वेशन बना। अच्छा, हमें तो A से B और B से कहाँ निकाला? C, बट हमें A से डायरेक्ट किस में चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस? तो क्या VAC लिखेंगे? लिखा जाएगा। अच्छा सर, VAC क्या होगा? क्या इन दोनों को जोड़ दें? समझ रहे हो क्यों जोड़ा गया है? बहुत लोग को ये नहीं समझ में आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। AB इज इक्वल टू होता है VA माइनस होगा, और BC कितना हो जाएगा? VB माइनस। अब बताओ, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये भी जोड़ना पड़ेगा, तो क्या B से B कट जाएगा, तो ओनली क्या बचेगा? VA माइनस, और VA माइनस VC क्या कहलाता है? VAC। समझ रहे हो? तो मैंने बोला इन दोनों को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा सर? अरे भाई, E1 प्लस E2 एक तरफ जुड़ जाएंगे, माइनस कॉमन ले लिया जाएगा, और यहाँ I कॉमन ले लिया जाएगा, तो क्या बन जाएगा? R1 प्लस R2। क्या E से C के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप दिखाई दिया? मिला? अब इसी को देखो, ये जो तुम्हें दिखा है ना, V इज इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर, इसी इक्वेशन से कंपेयर किया जाएगा इसको। जब कंपेयर करेंगे तो क्या हमें E की जगह पे E1 प्लस E2 दिखाई दे रहा है, और R की जगह पे क्या दिख रहा है? मतलब मैं बोल सकता हूं कि व्हेन वी कंपेयर्ड, किससे कंपेयर्ड किया? फ्रॉम V इज इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर, देन इस E की जगह पे क्या E इक्विवेलेंट लिख दें, और R की जगह पे, अब बताओ इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी मिली? E1 प्लस, ऐसे और होता तो S1 EN, N तक जाएगा, ये E इक्विवेलेंट होगा। और R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 S1 RN तक जाएगा। समझ गए हो? सीरीज कॉम्बिनेशन में जो EMF होता है वो जुड़ता जाएगा। अब सोचो कितना EMF हो जाएगा। एक बैटरी है, इसका EMF 2 वोल्ट है, एक सेल, दूसरा इसमें जोड़ दिए तो 2 कितना हो गया? 4। तो पूरी बैटरी कितने EMF की हो गई? 4 वोल्ट की। फिर एक और जोड़ दिया तो हो गया 6। फिर ऐसे जोड़ते जाओ, क्या EMF बढ़ता जाएगा? इक्विवेलेंट EMF बढ़ जाएगा। बट उसके साथ और क्या बढ़ रहा होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा होगा, क्योंकि वो भी ऐसे ही जुड़ता जाता है। समझ गए इतनी बात? बट पैरेलल में कहानी बदलेगी। क्या होगी देखते हैं, पहले नोट करिए जल्दी। ये तो हो गया था ना ऊपर वाला, ये लिख लो बस। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल मैंने मिटा दिया भाई। ठीक है, जल्दी करो थोड़ा, क्योंकि फिर अब एक ये टॉपिक बच जाएगा इधर का। तो क्वेश्चन सीरीज एंड पैरेलल ऐसे लिख लेना, और हमेशा ये फॉर्मूला याद रखो यार, इसी से सब करना है। E इज इक्वल टू V प्लस V डैश।
बार बार बोला हूँ, सारी कहानी वहीं से करनी है। अब इसमें पैरेलल बताएंगे तो बहुत समय लगेगा, पैरेलल ही तो बड़ा है मेन, टाइम लगेगा। बट ठीक है, आप लिख लो, इतना लिख लो। एक चीज़ इसके नीचे बोल रहे हैं, थोड़ी सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी नोट कर लो, बाकी पैरेलल कल पढ़ लेंगे, इसको रिकॉल कर लिया जाएगा कल। हो गया, नोट कर लिया। इसके नीचे लिखना अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में तुम क्या लिख सकते हो बताओ। अगर मैं आपसे बोलूं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी मतलब यही जो तुमने पढ़ा, इसे फाइनली क्या कंक्लूड किया? आपने कंक्लूड किया कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा सेल सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हो तो उनका इक्विवेलेंट सिंपली कैसे निकाला जाएगा? उन सारे सेल के ईएमएफ को ऐड करके जोड़ दिया जाएगा, जो आएगा वही हमारा इक्विवेलेंट ईएमएफ कहलाएगा। और अगर हम बात करें उसके इंटरनल रेजिस्टेंस की, अब एक नई बैटरी बन गई है, उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या फाइंड आउट होगा? तो सारे सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को सिंपली क्या कर दिया जाएगा? ऐड कर दिया जाएगा। बैटरी का क्या बन जाएगा? इक्विवेलेंट, क्योंकि अब ये एक बैटरी बन जाएगी। जैसे अब मान लो मैं तुमसे बोलूँ बैटरी बनाना है, तो बैटरी क्या तुम ऐसे बनाते हो? यही तो बनाते हो, यही ना बैटरी है। देखो अब ये पॉजिटिव और ये क्या हो गया? निगेटिव। बीच में देखो कितने बैटरी है इसमें, मतलब सेल कितने हैं? दो। बैटरी एक है, सेल कितने हैं? दो। और मान लो और सेल बढ़ाने हैं, तो क्या हम यहाँ पे ऐसे जोड़ते जाएंगे, निगेटिव से, समझ गए ना? और एक पॉजिटिव और एक क्या? निगेटिव। यहाँ से कनेक्शन निकाल लेंगे। अब इसमें कितने सेल हैं? अब मान लो एक सेल है कितने वोल्ट का? 1.5 वोल्ट का, 1.5 वोल्ट का। दूसरा भी कितने का है? 1.5। और दूसरा भी कितना है? तो तीसरा। तो कितना हो गया? 1.5, 3, 4.5 वोल्ट की बैटरी बन गई। समझ रहे हो ना? तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या ऐसे ही ऐड हो रहे होंगे? अगर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.1 ओम है तो दूसरे का भी 0.1, दूसरे का भी मतलब तीसरे का भी ऐसे, तो कितना हो जाएगा? 0.3। क्लियर है इतनी बात? तो ये फाइनल है, इसमें निकालना क्या है, लिखना क्या है, छोड़ो। अब क्वेश्चन लिख लो जो मैंने आपको पढ़ाया है लास्ट टॉपिक, उसी पे क्वेश्चन एक करके लाना। बाकी टॉपिक पैरेलल हम कल पढ़ेंगे, वही होमवर्क दे दे रहे हैं। बोलें? लिखिए, a uniform wire of resistance 12 ohm, uniform wire of resistance 12 ohm is cut into the 3 pieces. Uniform wire of resistance 12 ohm is cut into 3 pieces in the ratio 1:2:3, 1:2:3, and the 3 pieces are connected
and the three pieces are connected to form a triangle. Three pieces are connected to form a triangle. फुल स्टॉप दे के लिखना. A cell of EMF 8 volt and internal resistance 1 ohm is connected across the internal resistance 1 ohm is connected across the highest of the three resistor. जो इसमें से सबसे ज्यादा है, highest of the three resistor. Calculate the current through each part of the circuit. Calculate the current through each part of the circuit. समझे हो क्वेश्चन? फिर से एक बार सुन लो, मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पहले समझ लो. 12 वोल्ट का 12 ओम का रेजिस्टेंस है, एक वायर है, और उसको कितने पार्ट में काट दिया गया है? 3. तो लेंथ होगा तो क्या रेजिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा? छोटा छोटा हो जाएगा ना, तो अलग अलग रेजिस्टेंस. अब रेजिस्टेंस कैसे डिवाइड हुआ? 1:2:3 में, मतलब जिसका जैसा लेंथ उसका रेजिस्टेंस वैसे मिल गया. उसने बोला इन्हीं को जोड़ के एक ट्रायंगल बनाया गया. तो ट्रायंगल कहीं ऐसे बना होगा, यही होगा. एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा दें, एक यहाँ एक यहाँ. उसने बोला जो हाईएस्ट होगा उससे क्या जोड़ दिया गया? बैटरी. उसी के क्रॉस से क्या जोड़ दिया गया? बैटरी. ये सर्किट बना. अब इसमें कुछ जैसे मान लो ये 1 रहा, ये 2 रहा, तो ये क्या रहा होगा? ये बस बोल रहा हूँ 1 2 3, ऐसा नहीं कि 1 2 3 निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि 12 था, 12 का रेशियो डिवाइड हुआ होगा. तो जैसे मान लो कुछ ये आया होगा, तो मैंने 1 2 3 मान लिया, यहाँ से बैटरी जोड़ दिया, और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस. तो सर्किट से कितना करंट ड्रॉन होगा, यही पूछा. इसमें कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा, यही पूछा है. ठीक है, सॉल्व करके लाइएगा.